नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। उड़ीसा में स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व विख्यात है और आप जानते हैं कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान विष्णु के एक अन्य रूप में भगवान जगन्नाथ स्थापित हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो इस मंदिर के खजाने को लेकर काफी वर्षों से बातें हो रही। अगर इस खजाने की बात करें तो 11.78 मीटर ऊंचाई, 8.79 मीटर लंबाई और 6.74 मीटर की चौड़ाई वाले एक स्थान जो कि आंतरिक और बाह्य कक्ष में विभाजित था, उसमें यह खजाना रखा हुआ था जो कि जगमोहन यानी कि सभा मंडप के उत्तरी भाग में स्थित था। अब इस खजाने को लेकर काफी चिंता हो रही थी। इसी चिंता के मद्देनजर एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी और ये कहा जा रहा था इन आभूषणों की सुरक्षा और इनकी संरचनात्मक जो स्थिरता है उसको लेकर जो चिंता है, इसको देखते हुए ये जनहित याचिका दायर की गई है। अब कई वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद, लगभग 46 वर्षों बाद 14 जुलाई को आदेश आया कि इस खजाने के रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाया जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के आभूषणों को सुरक्षित रखा गया है। तो अब इस आभूषणों पर, इन खजानों पर से पर्दा या रहस्य उठा है। इसको लेकर जो विवाद है वो विवाद पर से पर्दा उठा है। अब इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात को समझने के अलावा हम देखेंगे कि इस जगन्नाथ मंदिर की, भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर की क्या अन्य विशेषताएं हैं, इसका इतिहास क्या है, साथ ही साथ इसकी वास्तुकलात्मक विशेषता क्या है। इन सभी पहलुओं को देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। जगन्नाथ मंदिर खोला गया रत्न भंडार, इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। तो बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, इसके साथ साथ क्या है खजाने का पूरा मामला, इसको लेकर कब से बातें चल रही हैं, अब जो वर्तमान जिस निष्कर्ष तक ये बात पहुंची है उसके पहले की क्या कहानी रही है, उसको समझने के साथ जगन्नाथ मंदिर के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। साथ ही साथ इसकी जो स्थापत्यगत विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर भी एक नजर डालेंगे। जो परीक्षा के लिहाज से कोई भी विषय जब चर्चित होता है तो उसके स्टैटिक पोर्शन को भी हम ध्यान में रखते हैं, तो इस पक्ष को विशेष ध्यान देंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि हमारी परिपाटी है, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आपको देंगे इसका सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने और इस कार्यक्रम की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में इन डेप्थ जो हमारा कार्यक्रम है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे, खबर द हिंदू से है। रत्न भंडार सेक्रेड ट्रेजरी ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल ओपनड आफ्टर 46 ईयर। जैसा आप देख सकते हैं कि 46 वर्षों बाद इसकी जो ट्रेजरी, इसका जो खजाना है, इस पर से रहस्य का पर्दा उठा है। अब इस खबर के आलोक में हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नजर डालेंगे क्या है इस खजाने का विवाद। तो देखिए, कोई भी खजाना जब रखा जाता है तो उसकी सूची तैयार की जाती है कि इस खजाने में क्या क्या चीजें हैं, या हो सकता है कि कभी उस खजाने से कोई चीज चोरी हो जाए या कुछ अन्य घटनाओं में गायब हो जाए, इस वजह से उसको सूचीबद्ध किया जाता है। यहां भी अगर हम बात करें तो 1805 में, लगभग 200 वर्षों पहले की बात है, इस खजाने को जो 64 आभूषण यहां पर थे उस एक सूचीबद्ध इसको किया गया, एक सूची के अंतर्गत इसको रखा गया। फिर आप देखेंगे 1952 में, अर्थात 1805 के बाद 1952, एक लंबे समय अंतराल के बाद यहाँ पर फिर से इस सूची पर नजर डाला गया। और इस समय जब सूचीबद्ध किया गया, जैसा आप जानते हैं कि ये मंदिर जो होते हैं वैभव का प्रतीक होते हैं, हमारी आस्था का भी एक केंद्र होते हैं और स्वेच्छा से लोग यहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर दर्ज होती हैं। तो इसमें 180 स्वर्ण वस्तुएं 1952 में जब इस सूची को सूचीबद्ध किया गया, इन आभूषणों को, तो 180 स्वर्ण वस्तुएं दिखाई दी, जिसमें से 150 आभूषण थे और 146 चांदी के सामान इसमें सूचीबद्ध किए गए, इसमें लिस्टेड किए गए। फिर 1962 में क्या हुआ, 1962 में 602 आभूषणों का पता चला कि यहाँ पर जो आभूषणों की संख्या है वो 602 हो गई। लेकिन जब 1967 में इसका सत्यापन किया गया, पुष्टि की गई, तो ये पाया गया कि केवल 433 वस्तुओं का ही प्रमाण यहाँ पर मिला है। प्रमाणित रूप से 433 वस्तुएं यहाँ मौजूद हैं। फिर से 1978 में, अर्थात अभी जो सूचीबद्ध किया जाएगा इन चीजों को, इन आभूषणों को, इस खजाने को, उससे पहले के अगर ड्यूरेशन को देखें तो आखिरी बार 1978 में अंतिम बार इन आभूषणों और कीमती पत्थरों की सूची बनाई गई थी और ये देखा गया था कि यही जो बाहरी और आंतरिक कक्ष जिसकी बात मैंने अभी की, जो सभा मंडप के उत्तर में स्थित है, तो इसमें इन दोनों कक्षों में कुल मिलाकर 454 सोने की वस्तुएं हैं जिसका वजन 128.38 किलोग्राम है और 293 चांदी की वस्तुएं हैं जिनका वजन 221.53 किलोग्राम है। ये बात 1978 की है, जब लास्ट
टाइम जब इसको सूचीबद्ध किया गया था। अब जनहित याचिका इसलिए दायर की गई क्योंकि एक लंबा समय बीत गया था और इस लंबे समय में ये चिंता की जा रही थी कि वो जो खजाना है उसकी संरचनात्मक कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पर वो रखा गया है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में, उसकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हों, या वास्तव में वो सुरक्षित है कि नहीं, उसके मात्राओं में कोई फेरबदल न हो। इसलिए तमाम वो चिंताएं थी इन आभूषणों की सुरक्षा को लेकर। तो उस जनहित याचिका के बाद, चाहे वो संरचनात्मक स्थिरता हो या आभूषणों की सुरक्षा हो, उस चिंता के बाद 2008 में फिर से एक प्रयास हुआ जब उड़ीसा हाईकोर्ट के निर्देश पर संरचनात्मक निरीक्षण किया गया, अर्थात इन कक्षों को नहीं खोला गया, बाहरी तौर पर सिर्फ इसका निरीक्षण किया गया कि वो सुरक्षित अवस्था में है कि नहीं। वास्तव में आंतरिक रूप से जाकर इन चीजों को नहीं देखा गया। तो ये हम कह सकते हैं कि बाहरी रूप से केवल एक सर्वेक्षण हुआ, आंतरिक कक्ष में यहां पर लेकिन प्रवेश नहीं किया गया। अब इस प्रकार 1978 से लेकर और अभी तक अगर आप देखें तो 46 वर्षों के इस लंबे कालखंड तक ये आंतरिक कक्ष अभी तक खुले ही नहीं थे। तो ऐसी दशा में पिछली सरकार में हालांकि प्रयास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, अरिजीत पसायत समिति, उसको बना के कुछ प्रयास हुआ, लेकिन फिर वर्तमान जो सरकार बनी तो उसको उसने भंग कर दिया और यह भी कहा गया कि पिछली सरकार 24 वर्षों से इसके लिए कोई प्रयास नहीं की है। तो दोनों मुख्य पार्टियां जो विपक्षी हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाती, लेकिन वो एक अलग पहलू है। फिलहाल उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो हैं विश्वनाथ रथ, उनकी अध्यक्षता में कुछ स्तरीय समिति गठित की गई और उन्हीं के आदेशों पर 14 जुलाई को इस खजाने को फिर से खोला गया है, इस भंडार को खोलने का निर्णय लिया गया और ये कदम उठाया गया है। अब इस कदम को उठाते वक्त वहां पर काफी प्रशासन के साथ साथ सांप पकड़ने वाले भी थे, मेडिकल टीम भी थी, रैपिड रिस्पांस टीम भी थी और फिलहाल इस खजाने को खोला गया है और फिर से इसको हर चीज को सूचीबद्ध किया जाएगा, देखा जाएगा। ये तो एक अन्य सूचनागत पहलू था, लेकिन मुख्य रूप से जगन्नाथ मंदिर जब चर्चा में आया है तो हम जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और उसकी वास्तुकला पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, अगर जगन्नाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी नगर में ये स्थित है और ये हिंदू देवता विष्णु के एक अन्य रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर है। अब इसका निर्माण कब हुआ? तो निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा? तो पूर्वी गंग राजवंश था, गंग राजवंश के ही राजा थे अनंत वर्मन चोडगंग, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसको यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। यमनिका तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति की वजह से जो भगवान जो मृत्यु के देवता यम हैं, यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ की वहां उपस्थिति हुई तो मृत्यु के देवता यम की जो शक्ति है वो समाप्त हो गई। इस वजह से इस जगह को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है और सफेद पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मंदिर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका अन्य महत्व क्या है? तो भारत में जो 4 धाम हैं, उन 4 धामों की जो श्रृंखला है, उसकी 4 धाम जो यात्रा होती है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी पुरी को उसमें शामिल है, इसलिए उस वजह से भी महत्व है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का जो है ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब देखिए इसका मुख्य आकर्षण क्या है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक वार्षिक अर्थात वर्ष में एक बार रथ यात्रा उत्सव निकाला जाता है और इस रथ यात्रा उत्सव में क्या होता है? तो भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा, इन तीनों लोगों को एक रथ पे, अलग अलग रथ पर 3 रथ होते हैं, उस पर बैठाकर एक विशाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें कि ये तीनों देवताएं होते हैं, एक देवी होंगी, 2 देवता और एक देवी होंगी। ये रथ यात्रा का भव्य दृश्य देख सकते हैं, ये अलग अलग रथ हैं, इस पर इनको जुलूस के साथ निकाला जाता है और ये वर्ष में एक बार होता है। 9 दिन तक ये पूरा उत्सव चलता है। पुरी के बालगंडी चाका के निकट मौसी मां मंदिर से ये निकलता है और वहां से होकर गुंडीचा मंदिर तक ये जाता है। और कब होता है, इसका समय क्या है? तो ये उत्सव आषाढ़ महीने में, हिंदी मास की अगर बात करें तो आषाढ़ माह में जून जुलाई का जो महीना होता है, चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन ये शुरू होता है और 9 दिनों तक ये चलता है। तो ये इससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक पहलू थे। अब इसके वास्तुकलात्मक पक्ष की तरफ भी एक नजर डालना जरूरी है। देखिए, अगर इसके वास्तुकलात्मक पक्ष पर नजर डालें तो ये नागर शैली, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास नागर शैली का जो है उदय हुआ और ये नागर स्टाइल का ही एक उप शैली है, हम कह सकते हैं, क्योंकि कलिंगा स्कूल जो है वो नागर शैली का ही एक स्कूल है, एक क्षेत्रीय शैली है जो कि मध्य, पूर्व और पश्चिम में नागर शैली के कुछ क्षेत्रीय शैलियों ने जन्म लिया। नागर शैली की क्या विशेषता होती है? तो नागर शैली में जो आधार होता है वो पंचायतन शैली में होता है आमतौर पर देखा जाए तो। इसके अलावा एक सभा कक्ष और मंडप होगा इसमें, इसके मुख्य भाग के रूप में अगर देखें।
मुख्य मंदिर के सामने आप देखेंगे तो गंगा यमुना जैसी कुछ छवियां बनाई जाती हैं देवियों की, और ये ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो शिखर होते हैं, शिखर 3 तरह के होते हैं, एक होता है लैटिन, एक होता है फमसाना और एक होता है वल्भी। लैटिन क्या होता है? जिसका आधार वर्गाकार होगा। लैटिन शिखर का मतलब जिसका आधार वर्गाकार होगा और ऊपर जाके ये एक जगह मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं। वहीं अगर दूसरे श्रेणी की बात करें फमसाना, तो फमसाना का आधार लैटिन की तुलना में थोड़ा चौड़ा ज्यादा होगा और ये जो मिलेगा ये इससे इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होगी। अर्थात लैटिन की तुलना में फमसाना जो शिखर होता है उसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है। और वल्भी की अगर बात करेंगे तो इसका जो आधार होता है वो आयताकार होता है और ये काफी विस्तृत से दिखाई देगा। तो ये 3 तरह के शिखर होते हैं जो कि नागर शैली की विशेषताएं होती हैं। और इन मंदिरों के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, घूमने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ये जो मेन विशेषताएं हैं नागर स्टाइल की, वो सारी विशेषताएं इसमें रहेंगी। कुछ अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं जिसके कारण इसको कलिंगा स्कूल कहा जाता है, जो इसकी एक क्षेत्रीय शैली है। तो उसी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अब मंदिर स्थापत्य पर आप नजर डालें तो देखिए, कलिंगन वास्तुकला का सबसे परिष्कृत उदाहरण ये प्रस्तुत करता है ये मंदिर, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। और इसमें एक आंतरिक प्रांगण के बीच में इसको बनाया गया है एक ऊंचे मंच पर, जैसा कि मैंने बताया कि एक ऊंचे चबूतरे पर नागर स्टाइल के जो मंदिर होते हैं बनाए जाते हैं। और इसके 4 घटक हैं। उन 4 घटकों में मेन आपको 4 घटक याद रखने हैं। क्या है? तो देखिए, विमान या देउल जो कि मुख्य मंदिर होता है, जो मेन ये पीछे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या है? विमान या मुख्य मंदिर होता है। इसी में गर्भगृह होता है, जहां पर मुख्य जो देवता होते हैं वो नीचे गर्भगृह में उनको स्थापित किया जाता है। ये वक्री मीनार है जिसे शिखर कहा जाता है। पंचरथ भूमि योजना पर बनाया गया है, अर्थात पंचायतन शैली की बात की गई थी। वक्री शिखर के उच्चतम स्तर पर चारों दिशाओं में 5 प्रक्षेपित स्तंभ, मतलब ये ऊपर जाके ये चारों दिशाओं में 5 प्रक्षेपित स्तंभ के रूप में ये मिलते हैं, जिसको कि रथ कहा जाता है। बाद में चल के ये पंचरथ के त्रिरथ के अलावा पंचरथ, 9 रथ तक भी आगे दिखाई देते हैं। तो ये जो मिलते हैं आगे ये स्तंभ के रूप में, इन्हीं को कहा जाता है। अब देखिए, इसमें दूसरा जो पार्ट है वो जगमोहन होता है। जगमोहन का मतलब मंदिर के आगे आप ये देख रहे हैं, ये दूसरा जो भवन दिखाई दे रहा है आपको, ये जगमोहन है। जगमोहन क्या है? जगमोहन का मतलब कि सभा भवन। इसके बाद में आगे चलकर कुछ अन्य इसी के पार्ट विकसित हुए, जैसे नट मंडप आप देख रहे हैं जो कि दर्शक कक्ष होता है जहां लोग बैठे होते हैं, और भोग मंडप होता है इसके आगे, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये है पार्ट, ये है पार्ट। ये बाद में आगे चल के विकसित हुए, जो कि भोग मंडप किस लिए होता है? भोग अर्थात जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके लिए, प्रसाद वितरण के लिए जो कक्ष बनाया जाता है। तो ये इसके भाग हो गए। अब जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से अगर बात करें तो 2 मुख्य इसके पार्ट हैं। क्या क्या है? एक रेखा देउल शैली जो विमान था, अर्थात मुख्य मंदिर जहां पर गर्भगृह स्थित था, और दूसरा था पीढ़ा देउल शैली, इसमें कहा जाता है कलिंगा शैली में इसका नाम बदल के रेखा देउल शैली कहा जाता है विमान को, और पीढ़ा देउल शैली कहा जाता है जगमोहन अर्थात जो मंडप है उसको। इसी जगमोहन अर्थात मंडप में बाद में चल के हम देख रहे हैं नट मंडप और भोग मंडप जुड़ जाते हैं। अब देखिए, बाहरी दीवारों पर अगर बात करें तो यहाँ पर अलंकरण आपको दिखाई देगा, काफी सजावट दिखाई देगी, लेकिन जो आंतरिक जो भाग होगा दीवार का वो काफी सादा होगा, उसमें किसी प्रकार की जटिल नक्काशी या अलंकरण नहीं होगा। लेकिन बाहरी जो दीवार है उस पर अलंकरण दिखाई देगा। साथ ही बरामदे में खास बात है कि खंभों या स्तंभों का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये खास बात है। अब कैसे खंभों और स्तंभों का उपयोग नहीं किया गया है? तो छत को सहारा देने के लिए क्या है, यहाँ पर लोहे के गर्डरों का उपयोग किया गया है। और मुख्य मंदिर जो है उसकी भूमि योजना वर्गाकार होती है, पंचायतन शैली में भी होती है। साथ ही साथ मंदिर वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली होती है उसी की तरह ये मंदिर एक सीमा दीवार से घिरे होते हैं, अर्थात चारों तरफ एक दीवार होगी, उस दीवार से ये घिरे होते हैं। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ होता ही है, ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण होता ही है। इसके प्रांगण में कहीं भी जलाशय की संरचना नहीं होती है, नागर शैली में एक खास बात है। साथ ही साथ कहीं कहीं जो मंदिरों में यहाँ पर तोरण भी दिखाई देता है। तोरण क्या होता है? तो प्रवेश द्वार होता है, जो काफी अलंकृत प्रवेश द्वार बनाया जाता है। तो इस मंदिर में आप अगर देखें तो 4 द्वार आपको दिखाई देंगे। पूर्वी हिस्से में जो है उसको सिंह द्वार, जो 2 झुके हुए सिंहों वाला मुख्य द्वार है, ये है। इसके अलावा दक्षिणी भाग में एक अश्व द्वार है, पश्चिमी भाग में व्याघ्र द्वार है और उत्तरी भाग में हस्ती द्वार है। तो इस मंदिर की स्थापत्य कला से संबंधित कुछ चीजें थी जिसको आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में सहायक होगी। अंत में एक हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका सही सटीक जवाब हम आपसे अपेक्षित रखते हैं। उससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि हमारे कार्यक्रम पॉलिटी दिस वीक और हमारा एक दूसरा कार्यक्रम इकोनॉमिक दिस वीक, पॉलिटी दिस वीक शनिवार को 7 बजे और इकोनॉमिक दिस वीक रविवार को शाम 7 बजे, पूरे सप्ताह की
इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से संबंधित खबरों को लेकर ये प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो इस कार्यक्रम को देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपने परीक्षा में लाभ उठा सकते हैं। इसको देखें। साथ ही साथ आपको बता दें, आज का जो अभ्यास प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चोल शासक, चंदेल शासक, गंग वंश या होयसला शासक? तो उम्मीद है आप सही सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।